गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने नाबालिग को रौंद डाला है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का सड़क पर पैदल चल रहा होता है और तभी पीछे से आई कार उसे रौंद डालती है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। कार का नंबर भी ट्रेस नहीं हो सका है। गाजियाबाद की तस्वीरें। तेज रफ्तार कार ने नाबालिग बच्चे को रौंद डाला है। इसका वीडियो सामने आया है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। कार का नंबर भी ट्रेस नहीं हो पाया है। पैदल चल रहा है लड़का सड़क पर, आप बहुत साफ देख सकते हैं जब उसे रौंदा जाता है इस तेज रफ्तार कार के द्वारा और उसके बाद कार चालक कार को लेकर वहां से फरार। कार का नंबर क्या है यह भी साफ नहीं हो पा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। और आपको बताएं, इटावा टाइगर सफारी से लाया गया है तेंदुआ। चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में जैसे पिंजरे को खोला गया, तेंदुआ दौड़ लगाते हुए जंगल के अंदर चला गया। तेंदुए को सोमवार को इटावा टाइगर सफारी से चित्रकूट के रानीपुर टाइगर सफारी लाया गया था। ये आप देखिए, चित्रकूट लाया गया इटावा की टाइगर सफारी से इस तेंदुए को और रानीपुर टाइगर सफारी में इसको छोड़ा गया। ऐसे इसको रिलीज किया गया रानीपुर टाइगर सफारी में चित्रकूट में, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तेंदुआ छोड़े जाने से ग्रामीणों में दहशत है उस इलाके की। महिला सब इंस्पेक्टर ने कोतवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। होली के दिन कोतवाल पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है महिला सब इंस्पेक्टर ने। मोबाइल चैट से महिला पुलिसकर्मी को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर ने आला अधिकारी से इस बात की शिकायत की है। नोएडा के थाना फेज 2 में तैनात है कोतवाल विनोद कुमार। यह बड़ा मामला नोएडा से। महिला सब इंस्पेक्टर ने आला अधिकारी से कोतवाल विनोद कुमार की शिकायत की है। होली के दिन कोतवाल पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है महिला सब इंस्पेक्टर ने। मोबाइल चैट से पुलिसकर्मी को परेशान करने का आरोप लगाया है और इस बात की अपने आला अधिकारी से लिखकर शिकायत की है इस महिला सब इंस्पेक्टर ने। नोएडा के थाना फेज 2 में तैनात है कोतवाल विनोद कुमार, जिस पर यह आरोप लगे हैं। चैट में क्या लिखा है? महिला सब इंस्पेक्टर ने व्हाट्सएप में लिखा है, सर सीयूजी से मैसेज मत कीजिए। जी, ये देखिए आप, महिला सब इंस्पेक्टर चैट में लिखती है, सर सीयूजी यानी कि जो ऑफिशियल फोन है उससे मैसेज मत कीजिए। और क्यों कर रहे हैं आप इतने मैसेज? ये महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा लिखा गया है। मैंने मना किया है तब भी, ये सब मुझे नहीं है पसंद, मैसेज मत कीजिए प्लीज। और इस पर व्हाट्सएप पर कोतवाल विनोद कुमार ने जवाब दिया, प्राइवेट नंबर ब्लॉक, सीयूजी से नो मैसेज मींस नो चैट। महिला सब इंस्पेक्टर ने कहा, यस सर। फिर कोतवाल पूछते हैं, आई एम राइट क्वेश्चन मार्क, ओके। और इसके जवाब में महिला सब इंस्पेक्टर ने लिखा, जी सर। तो ये व्हाट्सएप चैट है महिला सब इंस्पेक्टर और आरोपी कोतवाल विनोद कुमार के बीच में। इसमें ये तो साफ समझ में आ रहा है कि महिला सब इंस्पेक्टर सीयूजी फोन से मैसेज करने के लिए मना कर रही है और विनोद कुमार कोतवाल जिस पर आरोप है उसके जवाब भी हमने आपको दिखाए। कोतवाल ने मैसेज में क्या भेजा है आइए आपको यह भी बता देते हैं। एक फूल के साथ कॉफी का ऑफर दिया कोतवाल विनोद कुमार ने इस महिला सब इंस्पेक्टर को। कोतवाल ने पूछा, कॉफी पिएंगे? ये ऑफर था कॉफी का। कहा, अस्पताल जा रहा हूं, ये कोतवाल का मैसेज था। और सीयूजी से नो चैट प्लीज, ये कोतवाल ने मैसेज में लिखा है उस सब इंस्पेक्टर को, महिला सब इंस्पेक्टर को जिसने लिखकर इस बात की शिकायत की है। आइए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इस सारे प्रकरण पर, क्या हो रहा है आगे, क्या हो सकता है। अंकित कौशिक हमारे नोएडा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ नोएडा से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं।
अंकित, मैंने वैसे व्हाट्सएप चैट के बारे में दर्शकों को बताया है, मैंने बताया है कि लिखकर शिकायत की गई है। क्या लिखकर शिकायत की गई है आला अधिकारी से इस महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा, और आगे अब क्या संभव है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक व्हाट्सएप चैट के बाद पूरे नोएडा पुलिस में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। हर पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं बसता नजर आ रहा है। वही बात की जाए इस पूरी लिखित एप्लीकेशन की, तो महिला ने, आपको बता दूं कि ये 8 तारीख को बाकायदा जो आला अधिकारी है उनके सामने महिला पेश हुई थी और पूरी इस 8 तारीख की जो घटना है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। महिला के मुताबिक आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 स्थित एक निजी सोसाइटी में जो होली का कार्यक्रम था, उसके बाद खुद इंस्पेक्टर ने बाकायदा जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसकी वहां से ड्यूटी चेंज करने के बाद अपने साथ जो एज हमरा होती है उसके साथ ड्यूटी लगाई, और ड्यूटी के बाद इंस्पेक्टर बाकायदा उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर, जो सरकारी पुलिस की गाड़ी हो, तो बिठाकर लेकर गया, जिसमें उस दौरान इस बीच रास्ते में महिला के साथ इंस्पेक्टर ने कुछ छेड़खानी जैसी हरकत भी की, जिसका महिला ने विरोध किया। इस पूरी एप्लीकेशन की माने तो इस बात इतने में ही खत्म नहीं होती है। उसके बाद लगातार जो कि चैट जो सोशल मीडिया में वायरल भी है और इस दर्शक देख भी रहे होंगे, तो उस तरीके से महिला खुद बार बार इंस्पेक्टर जो है महिला को चैट करने लगा, जिसका काफी महिला लगभग विरोध कर रही थी। और विरोध होने के बाद इतना ही नहीं, जो प्राइवेट नंबर था इंस्पेक्टर का, महिला ने बाकायदा ब्लॉक कर दिया। लेकिन ब्लॉक के बाद भी जो सीओजी नंबर है उससे इंस्पेक्टर बाकायदा दोबारा चैट करने लगे, जो कि दर्शक हमारे देख रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में करीब 1 हफ्ता बीत जाने के बाद, जब बार बार समझाने के बाद भी जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने महिला की बात नहीं मानी, तो वह आला अधिकारी के सामने पेश हुई, और पेश होने के बाद उन्होंने बाकायदा कल जो है शिकायत अपनी पूरी बयां करी है लिखकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में खुद जो कमिश्नर हैं वह एक महिला, जो बात की जाए महिला सुरक्षा को लेकर, इसको लेकर कोतवाल को पहले भी सख्त निर्देश दे चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोतवाल है, यह जो कमिश्नर की जो बातें हैं उनको, कमिश्नर की जो बातें हैं उनको कहने के दरकिनारा करते नजर आते हैं और छवि खराब करने का भी काम करते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए तो एक जांच कमेटी नियुक्त कर दी गई है, और इतना ही नहीं, देखिए आपको ये बता दूं कि बाहर ही रखी गई है। तो इस आला अधिकारी के माने तो इस पूरे मामले प्रकरण की अभी जांच की जा रही है, और जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ आपको बता दूं, जिस तरीके की वारदात सामने आई है, ये हरकत सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं शहर जिनके हाथों में महिला सुरक्षा है, अगर वही जिनके हाथों में महिला कैसे। ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आप महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं इस सारे प्रकरण के बारे में। जो चिट्ठी लिखी गई है, जो लिखकर शिकायत की गई है, वो क्या है, आइए हम आपको पूरा कंटेंट दिखाते हैं। श्रीमान पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदय, वर्तमान में थाना फेज 2 पर नियुक्त प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। बार बार मना करने के बाद और विरोध करने पर भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। विमला जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। और विमला जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपसे हम बात भी करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन आरोपी कोतवाल विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ खुद साथ जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार जी, बहुत गंभीर आरोप हैं, जो लिखित आरोप है वो हम देख रहे हैं, जो लिख कर दिया गया है आपके खिलाफ, क्या कहना है आप? इस तरह की कोई बात तो नहीं है जी। आए दिन जो है ड्यूटी उटी के मामले में टोका टाकी लगी रहती है, कई बार लिखा पढ़ी भी हो जाती है जी। अब वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से किस बात को लेकर के होली के बाद बता रहे हैं। होली 8 तारीख की थी, 8 तारीख की थी, पता चला कि 11 या 12 में 13 में कोई शिकायत की गई है जी। 11 तारीख में भी शायद अधिकारी आए थे, उनकी मीटिंग में ना होने के कारण कुछ लिखा पड़ी हुई थी। 12 तारीख में भी ड्यूटी पर ना होने के कारण टोका टाकी की गई थी जी। हो सकता है खिन्न होकर के कोई। आप कह रहे हैं कि आपने टोका टाकी की सीनियर होने के नाते, और इसलिए आपसे खिन्न होकर ये चिट्ठी लिखी गई है आपके खिलाफ? खिन्न होकर के चिट्ठी विट्ठी की मुझे जानकारी नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ हमारे साथ रहिए। जी जी। लोग जो ड्यूटी में हैं, अधिकारी लोग हैं, कुछ यहाँ
किसानों का इकट्ठा होने का प्रोग्राम है। अच्छा, मिलने जाएंगे मैडम से। यहाँ भेजा में हम लोग ड्यूटी में है, बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये है कि टोका टाकी से कहीं ड्यूटी वूटी में या किसी लिखा पढ़ी में वो भी हम लोग एक लाइन में बस पढ़ देता हूँ विनोद जी। आप, मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं व्यक्तिगत द्वेष में खिन्न होकर ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक बार सुन लीजिए लिखा क्या गया है। लिखा गया है कि बार बार मना करने के बाद और विरोध करने पर भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 7 मार्च को मेरी ड्यूटी होलिका दहन के दौरान ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लगाई गई थी, वहां से हटाकर थाना मोबाइल में अपने हमराह के रूप में लगवा दी और अगले दिन होली पर रंग लगाने के बहाने टक किया, जो मुझे अनुचित लगा। मैंने विरोध किया, कहा कि सर आपको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, एसएचओ हो तो उस पद की गरिमा को बनाए रखें, मैं आपकी बेटी के बराबर हूं, इतना ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद भी मुझे फोन पर मैसेज किया, विरोध के बाद भी परेशान करते रहे, अतः श्रीमान जी उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। यह चिट्ठी लिखी गई है। अगर इस तरह का कोई वो है तो अधिकारी स्तर से जांच होगी, लेकिन ये जान रहे हैं कि होली अगर थी तो उसमें तो काफी लोग फोर्स सब इकट्ठा था, काफी फोर्स इकट्ठा था, इस तरह की कोई बात थी नहीं। आप कह रहे हैं कि ये सारे आरोप निराधार हैं। ये जो व्हाट्सएप जो चैट वो हम लोग दिखा रहे हैं अभी, वो वायरल भी हो गया है, उसमें आपको वो मैसेज करने के लिए मना कर रही हैं सीयूजी नंबर से, तो उसका जवाब आप ही दे रहे हैं? नहीं, मेरा तो कोई मैसेज इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप चैट दिखाई जा रही है जिसमें आपका जवाब दिखाया जा रहा है, वो आपका जवाब नहीं है? मैंने नहीं देखा कोई व्हाट्सएप चैट वगैरह इस तरह का। अब देखेंगे तो बताएंगे। बाकी जांच कोई अगर से स्टार्ट हुई है, अधिकारियों का आदेश हुआ तो उसमें सब चीजें होंगी। जी जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विनोद कुमार जी, अपना पक्ष यहाँ पर रखने के लिए। विमला बाथम जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और विमला बाथम जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए, जिन कोतवाल महोदय पर आरोप है उनकी बात भी अभी आप सुन रही थी, मेरे सवाल भी आपने सुने होंगे, और आरोप जो लगा है वो भी मैंने पढ़कर सुनाया उनको। क्या कहना है मैम आपका? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई महिला ऐसे आरोप लगाती नहीं है अपने ऊपर। ऐसे जरूर कुछ इन्होंने किया होगा, चाहे इन्होंने किसी भाव से किया हो, लेकिन कुछ किया है इन्होंने। ऐसे कोई महिला, और वो भी अपने सीनियर पे, इस तरह का आरोप नहीं लगाती है। तो इनको चाहिए इस बात की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर ये दोषी हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। जी, तो क्या महिला आयोग इस बात का स्वतः संज्ञान लेगा? चूंकि अब तो आप सारी बात देख ही रही हैं, आपके सामने आ चुकी है। महिला आयोग बिल्कुल लेगा स्वतः संज्ञान। आपके माध्यम से बात आ गई है तो इसका संज्ञान ले लेगा महिला आयोग। ठीक है विमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा कह रही हैं कि कोई महिला ऐसे आरोप नहीं लगाती है, कुछ न कुछ तो हुआ है। उन्होंने सारी बात भी सुनी विमला बाथम जी ने, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की। और जब आरोपी कोतवाल से हम अभी बात कर रहे थे, उनसे प्रश्न कर रहे थे, तो वो सारी बातचीत वो सुन रही थी, और उसके बाद उन्होंने रिमार्क दिया कि कुछ न कुछ तो हुआ है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग इस सारी बात का संज्ञान लेगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग संज्ञान लेकर आगे की बात करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल चिट्ठी लिख दी गई है, चिट्ठी का जो कंटेंट है, उसका जो मजमून है, वो हमने आपको दिखाया। जो लिखित शिकायत की गई है महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को, वो हमने आपको दिखाया है। इस पर आरोपी जो कोतवाल है, उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ड्यूटी को लेकर, लगाने को लेकर कुछ विवाद, कुछ बातें हुई, उससे खिन्न होकर ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा पत्र लिखा है। जब हमने उनसे पूछा कि व्हाट्सएप चैट में वो आपको मैसेज करने के लिए मना करती हैं सीयूजी नंबर से, तो क्या जवाब आप दे रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसा कोई मैसेज मैंने नहीं किया है। ये जवाब था आरोपी कोतवाल विनोद कुमार का, जो कि थाना फेज 2 में तैनात है इस वक्त नोएडा पुलिस में। तो ये 1 हफ्ते लगभग हो चुका है इस प्रकरण को शुरू हुए, और एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, आप एबीपी गंगा के माध्यम से लिया है, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई भी महिला इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में नहीं करती है तब तक, जब तक कि उसके साथ कुछ हुआ ना हो। ये बड़ी बात कही विमला बाथम जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका संज्ञान अब ले लिया गया है आपके माध्यम से, मतलब एबीपी गंगा के माध्यम से। जब हमने खबर दिखाई तो उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है। खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं आरक्षण मांग कर रहे अभ्यर्थी। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं शैलेश अरोड़ा के पास, वो हमें दिखाने जा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। शैलेश, वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है।
बिल्कुल राजेंद्र, देखिए यहाँ पर एक और गाड़ी पुलिस की आई है और जो यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद थे, खासतौर से अब देखिए अधिकतर महिला अभ्यर्थी बची थी, उन सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है। अपने छोटे बच्चों तक के साथ ये देखिए अभ्यर्थी आई हैं। एक बच्चा जो है उसको एक महिला पुलिसकर्मी ने लिया, उसकी माँ को देखिए यहाँ से उठाया है, बच्चा रो रहा है इस समय। फिलहाल उसके बाद उसकी माँ के हाथ में उस बच्चे को सौंप दिया गया। तो देखिए आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो पहुँचे हैं, अपनी मांग को लेकर बातचीत करेंगे, उन लोगों से जानेंगे एक बार फिर से इन्हीं लोगों से, क्योंकि इनकी पीड़ा जो है, इनका दर्द जो है, क्या कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? चलो झूठ बोलता है, हम लोग को मिलने नहीं देता सर। तो आप देख सकते हैं और इस समय देखिए जितने अभ्यर्थी हैं उनको इसी पुलिस की बस में भर दिया गया है। यहाँ से इन लोग को ले जाया जा रहा है अब इको गार्डन की तरफ, जहाँ पर इनको रखा जाएगा धरना स्थल। और देखिए इससे पहले भी पुलिस की गाड़ियाँ जो है भर कर ले जाई गई थी। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो है इस बस में बैठे हुए, महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी। देख लीजिए ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात भी यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं। एक तो ये लोग घोटाला करते हैं, ऊपर से हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं दे रहे, अवैध जाके वहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं। जा रहा है, मारा जा रहा है, रामराज में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अधिकारियों मंत्रियों जो घोटाला किए उनके ऊपर कोई योगी जी अत्याचार नहीं कर रहे हैं, उनको बल्कि सम्मानित कर रहे हैं। यही उनका दलित पिछड़ा आयोग है, दलित पिछड़ा आयोग। इतनी झूठ बोलती है, बताओ मंत्री जी आए थे और बगल से निकल गए और ये लोग हम लोगों से। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र, क्योंकि आप बहुत अच्छे से राजेंद्र मैं जानता हूँ कि ये जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है, इनके मामले को आप भी बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं काफ़ी हद तक। ऐसे में ये भी आपने तमाम बार देखा है कवरेज के दौरान कि ये लोग किस तरह से अपनी मांग को लेकर आते हैं। लेकिन आज एक दृश्य जो हमने खुद यहाँ पर देखा, अभ्यर्थी मंत्री के गेट के बाहर बैठे हुए थे धरने पर। अंदर से कहा जाता है कि मंत्री जी लखनऊ में नहीं है और अचानक से मंत्री जी गाड़ी में सवार होकर निकल जाते बिना बात के। कुछ और अभ्यर्थी है, क्या नाम? सालनी नाम है मेरा। इन लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों के साथ। अब माननीय योगी जी से यही अपील है कि अब अत्याचार न्याय करो, न्याय करो योगी जी, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जी सर, हमारा आप देख सकते हैं किस तरह से जो अभ्यर्थी थे राजेंद्र, उनको यहाँ से पुलिस जो है लेके चली गई है, निकल गई है। इससे पहले भी पुलिस बसों में भरकर इन अभ्यर्थियों को अब से थोड़ी देर पहले लेके गई थी। लेकिन जो इन लोग को सबसे बड़ी पीड़ा है, देखिए कोई भी कोर्ट का फैसला आता है तो उसमें जाहिर सी बात है किसी पक्ष को राहत मिलेगी तो कोई पक्ष होगा जिसको झटका लगेगा। ये कोर्ट का फैसला है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन निश्चित रूप से ये बात जरूर उठेगी, ये जो 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती है उसमें अगर आप देखें तो शुरू से ही आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर घमासान छिड़ा रहा जब से ये भर्ती प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ही 6800 जो पद थे और अगर हम बात करें तो उसको लेकर एक आदेश होता सरकार का, और अब हाईकोर्ट ये बोलता है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारी ही जिम्मेदार हैं विभाग के, जिनकी वजह से ये पूरा मामला इन तकनीकी चीज़ों में, इन पेचीदगियों में फंसा है। और इस फैसले के खिलाफ वो मांग कर रहे हैं कि अब ऊपर की कोर्ट में जाना चाहिए सरकार को और इनके लिए बात करनी चाहिए। वहीं देखिए एक दूसरा पहलू भी है इस पूरे मामले में, एक वो अभ्यर्थी भी है सामान्य वर्ग के जो कोर्ट के इस फैसले को सही मान रहे हैं। लेकिन इस पूरी उधेड़ बूंद के बीच में अगर हम आपसे एक लाइन में कहें, इसके क्रक्स के रूप में बात करें तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि जिन अधिकारियों की वजह से ये चीज़ें इतनी पेचीदगी भरी हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई कब, उनके खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? यही सवाल ये अभ्यर्थी बार बार उठा रहे हैं कि जो अधिकारी जिनकी वजह से ये चीज़ें हमेशा, चाहे 68,500 की भर्ती के शुरुआती दौर की दिक्कतों को आप याद कर ले, चाहे आप 69,000 की भर्ती की दिक्कतों को बात कर ले, तो इनकी यही बात हमेशा रहती है कि आखिर ये चीज़ें इतनी फंसती क्यों है शिक्षक भर्ती की, आखिर ये नियम इतने क्लियर क्यों नहीं होते हैं कि मामला कोर्ट में चला जाए, और फिर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अगर पहले आपने जो आरक्षण लगाया था वो सही था तो बाद में 6800 क्यों जोड़ने पड़े, और अगर जोड़ने पड़े यानी पहले वाला आरक्षण गड़बड़ था तो उस स्थिति में अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल। अगर ये वाली गड़बड़ी हुई है तो इसको करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी सवाल उठता है। कुल मिलाकर जो विभाग के अधिकारी जो तैयारी अपनी करते हैं उसमें खामियां छोड़ देते हैं, कमियां छोड़ देते हैं, बिल्कुल ये अभ्यर्थी जो अपने सारी तस्वीर उसी तैयारी कर रहे हैं, उनको सड़कों पर बैठना पड़ता है और उसी प्रोसीजरल जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से सामने आ रही है सारे प्रदर्शन की तस्वीरें। निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है। यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर ले लिया है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, इसका मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को प्रीपोन कर दिया है?
जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार हुई है इसको सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था, लेकिन पहले ही आरक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी। इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि आरक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, इसको एडमिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अब 24 मार्च की तारीख तय की गई है कि जिस दिन सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरीके से जब कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको देखता है, स्टडी करता है, उसके बाद ही मामले की सुनवाई करता है। अब चूंकि 24 मार्च में जब मामले की सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण को लेकर के रिपोर्ट जमा की है उसकी बकायदा सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम सारे न्यायाधीश हैं वो भी इस पूरे रिपोर्ट को देख चुके होंगे और फिर आगे मामले को लेकर के अपना आदेश देंगे कि क्या अब आगे निकाय चुनाव कराया जाए, और कराया जाए तो क्या जो आरक्षण रिपोर्ट दी गई उसी आरक्षण रिपोर्ट के आधार पर कराया जाए या फिर उसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश है। तो अब 24 मार्च को काफी अहम सुनवाई होगी। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, एक बार फिर से दर्शकों को उसके बारे में बताएं अविनाश। देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले की सुनवाई कर रहा था, पिछली सुनवाई में साफ तौर पे कहा था कि जो आरक्षण लागू किया गया है वो सही तरीके से नहीं है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के फिर से रिव्यू किया जाए और उसमें रिव्यू करके एक नई आरक्षण सूची तैयार किया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कार्य किया और आरक्षण को लेकर के जो तमाम सारी खामियां थी उसको दूर करते हुए नया आरक्षण तैयार किया है और अब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण जमा किया गया है। अब आरक्षण जमा करने के बाद 24 मार्च को अब ये सुनवाई होगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर देखेगा कि जो पुराना आरक्षण था और जो नया आरक्षण है उन दोनों में क्या अंतर है और क्या जो नया आरक्षण है वो बेहतर है, उस पर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कराया जा सकता है तो अपना आदेश देगा और उसके बाद निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है और अब इस रिपोर्ट पर ही सुनवाई होनी है और ये तारीख होगी 24 मार्च। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई करेगा, देखेगा, समझेगा कि इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो संतोषजनक है कि नहीं है। क्या इस रिपोर्ट के सुझावों के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाना चाहिए आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में, या इसमें संशोधन की गुंजाइश है। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका।